कर दें स्टार्ट। लास्ट क्लास मेरे ख्याल में जब एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम कर रहे थे तो आखिरी क्वेश्चन हम लोग का ये वाला डिस्कस हो गया था। इसके आगे कुछ और क्वेश्चन बचा हुआ है, देखते हैं अभी फटाफट। देखो इसको, ये वैसे 10 के हिसाब से उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है मेरे ख्याल में, लेकिन पता नहीं स्टैंडर्ड वाले में क्या पता पूछ ही ले, ठीक है ना। तो आप देखिए क्या बोल रहा है ये कह रहा है कि इफ pth qth एंड rth टर्म ऑफ एन APR ABC रेस्पेक्टिवली देन शो दैट, ये बड़ा सा कुछ प्रूव करना है आपको। इस लाइन का क्या मीनिंग है बताओ तो, कि pth qth एंड rth टर्म ऑफ द APR ABC। तो मैं बोलूंगा कि P रोल नंबर का जो आदमी है उसका नाम A है, Q रोल नंबर का जो आदमी है उसका नाम B है, और R रोल नंबर का जो आदमी है उसका नाम क्या है, C। अभी सिंस A को इन्होंने पहले ही इन्वॉल्व कर लिया कोई दूसरे काम के लिए, तो मैं इसमें फर्स्ट टर्म मेरे को क्या मान के चलना पड़ेगा, कैपिटल E। कॉमन डिफरेंस क्या मान के चलना पड़ेगा मुझे, कैपिटल D। वैसे जनरली स्मॉल डी लेते हैं, स्मॉल ए किसी और काम के लिए यूज किया हुआ, तो स्मॉल ए नहीं लेंगे, क्या ले लेंगे हम लोग, कैपिटल ए, और क्या ले लेंगे, कैपिटल D। अब यहाँ से जब इनको आप एक्सप्लोर करोगे तो देखो क्या मिलेगा आपको। जैसे TP इज इक्वल्स टू ए दिया हुआ है, तो आई विल से कि अच्छा A प्लस P माइनस 1 इंटू D इज इक्वल्स टू A होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा बताओ, A प्लस आई थिंक Q माइनस 1 इंटू अगेन D इज इक्वल्स टू क्या हो जाना चाहिए, B। और यहाँ से आई थिंक A प्लस क्या R माइनस 1 होल थिंग इंटू D इज इक्वल्स टू क्या हो जाना चाहिए, C। आया बात समझ। अब देखो कि आपको प्रूफ क्या करना है। प्रूफ तो आपको ये लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन करना है। इसमें आप देख सकते हैं कि A है, B है और C है, और आपके पास में भी A का वैल्यू है, आपके पास B का वैल्यू और आपके पास C का वैल्यू। तो जो भी कुछ आपका LHS है उसमें उठा के ये वैल्यू पटक दो, पटक के सिंप्लीफाई करो, अगर स्टेटमेंट राइट है तो आंसर आ जाना चाहिए। आया बात समझ। देखो तो इसके बाद हमको करना क्या चाहिए, इसके बाद हमको एक्सप्लोर करना चाहिए अपना LHS, ठीक है ना। और आपका LHS क्या है उसको ध्यान से देखो। तो LHS है आपका A इंटू आई थिंक इट वॉज Q माइनस R, तो A इंटू Q माइनस R प्लस B इंटू इट वॉज R माइनस P आई थिंक, ठीक है, और C इंटू P माइनस Q। तो यहाँ पर R माइनस P और C इंटू क्या था, P माइनस Q। चलेगा, क्लियर मेरे ख्याल में। A का आंसर आपका ये वाला आया हुआ है, तो A के जगह पर उसको बिठा दो, तो क्या होगा सोचो। आई थिंक ब्रैकेट के अंदर A प्लस P माइनस 1 इंटू D होल थिंग इंटू मेरे ख्याल में Q माइनस R प्लस B के जगह पर B का वैल्यू तो A प्लस आई थिंक Q माइनस 1, ठीक है ना, उसके साथ में D और उसके साथ में R माइनस P, ठीक है। फिर प्लस C के जगह पर C का वैल्यू तो आई थिंक A प्लस R माइनस 1 इंटू D और साथ में क्या रहेगा बताओ, P माइनस Q। ऐसा कुछ आया समझ। अब आपको कुछ खास नहीं करना है, जो जो चीज बाहर पड़ा हुआ है उनको धीरे धीरे आप अंदर लाओ। तो अंदर जब आप लाओगे तो ये Q माइनस R एक बार A को और एक बार D वाले पार्ट को, ये भी एक बार A को एक बार इसको, ये भी एक बार A को और एक बार इसको। जब आप खोलोगे तो सोचो क्या हो जाएगा, फील लेना। दिस इज इक्वल्स टू A इंटू मेरे ख्याल में क्या Q माइनस R प्लस बोलो P माइनस 1 इंटू Q माइनस R इंटू D, और बोलो प्लस A इंटू मेरे ख्याल में R माइनस P प्लस मेरे ख्याल में Q माइनस 1 इंटू R माइनस P इंटू क्या D, और प्लस मेरे ख्याल में A इंटू P माइनस Q प्लस बोलो P माइनस Q इंटू R माइनस 1 इंटू D। देखो आया समझ के नहीं आया समझ, सब अपना अपना अंदर आ गया, चलेगा। इसके आगे सुनना। अब इसको सिंप्लीफाई कर करके मेरे को जीरो बना के दिखाना, जो कि मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ देखो, सुनना अच्छे से। कुछ पार्ट्स को मैं हाईलाइट करता हूं, उनमें से आपको कुछ कॉमन सोच के मेरे को बताना है। ये वाले पार्ट को देखो, ये वाले पार्ट को देखो और ये वाले पार्ट को देखो, और मुझे बताओ कि इनमें से कुछ कॉमन आ सकता है क्या। ए कॉमन आ सकता है। ए कॉमन लेने से इन सारे पार्ट्स में से बचेगा क्या वो सोचो। दिस इज इक्वल्स टू ए कॉमन, बताओ तो ये क्या देगा, Q माइनस R, ये क्या देगा प्लस R माइनस P, और ये क्या देगा प्लस P माइनस Q। तो ए वाला जो पार्ट है वो मेरे ख्याल में सेटल डाउन, ठीक है। अब इसी तरीके से आप ना डी वाले पार्ट को भी देखो, एक ये हिस्सा है, एक ये हिस्सा है और एक ये हिस्सा है, ठीक है। और सब में से कॉमन क्या आ सकता है बताओ, डी कॉमन आ सकता है। तो पहले आप मन में यहां से डी कॉमन लेके लिख दो यहाँ पर डी। इसके बाद वाला जो पार्ट ना वो थोड़ा केयरफुली हमको लिखना पड़ेगा, क्योंकि इनका प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट हमको मन ही मन थोड़ा परफॉर्म भी करना पड़ेगा।
तो P इंटू क्यू माइनस आर, आप सोचो क्या आएगा, मेरे ख्याल में पी क्यू और बोलूं माइनस पी आर और बोलूं माइनस क्यू और बोलूं प्लस आर और बोलूं। अब इस पे आ जाओ, तो क्यू से मल्टीप्लाई करना है, बोलूं क्यू आर और बोलूं माइनस पी क्यू और बोलूं माइनस आर और बोलूं प्लस पी। अभी लास्ट वाले पे आ जाओ, बोलूं प्लस क्या पी आर, पी इंटू आर, फिर माइनस पी, फिर माइनस क्यू आर और बोलो प्लस क्यू। सहमत हो? अब एकदम आराम से सबको काट दो, क्यू माइनस क्यू, पी माइनस पी, आर माइनस आर, पी क्यू माइनस पी क्यू, पी आर माइनस में, पी आर प्लस में, क्यू माइनस में, क्यू प्लस में, पी माइनस में, पी प्लस में, आर माइनस में, आर प्लस में, क्यू आर माइनस में और क्यू आर प्लस में। सब कट गया। अब एग्जाम में इतना ढूंढते मत रहना कौन कहाँ है, काट देना। सब कुछ कटने के बाद में यू विल गेट a इंटू जीरो और प्लस d इंटू जीरो, a इंटू जीरो जीरो, d इंटू जीरो जीरो, एंड यू गेट योर जीरो, दिस इज इक्वल्स टू RHS। ठीक है, ये वाला पार्ट को यहां नहीं चाहिए था। ये आपका पिछले पेज का लास्ट स्टेप था, ठीक है ना, तो वहां से देख देख के हम पूरे एंड हेंस दिस इज इक्वल्स टू RHS। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर, चलेगा। अगला क्वेश्चन देखो, if mth term of an AP be 1 by n and nth term of be 1 by m, then show that m nth term is 1। अब इस टाइप का क्वेश्चन जो है बहुत पॉपुलर है, कोई खास बात नहीं। इसमें पहले ये देखो कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आपको मालूम है कि नहीं मालूम। मेरे ख्याल में नहीं मालूम है, ठीक है। और अगर नहीं मालूम है तो क्या करोगे बताओ। आपको बिगिन करना चाहिए इस बात से कि लेट द फर्स्ट टर्म बी a एंड द कॉमन डिफरेंस बी d। और सिंस इस बार स्मॉल ए का कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं है, हम स्टैंडर्ड नोटेशन पे ही चलेंगे, स्मॉल ए इक्वल्स टू ए, कॉमन डिफरेंस इक्वल्स टू डी, चलेगा। इसके आगे क्या है देखो, ये कह रहा है कि mth टर्म ऑफ द एपी बी 1 by n। इसका मीनिंग अगले पेज पे ले लेता हूं, बोलो कि tm इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए 1 by n। और दूसरा एक लाइन कह रहा है कि nth टर्म इज 1 by m। इसका मीनिंग मेरे ख्याल में tn इज इक्वल्स टू बोलो 1 by m। ठीक है, अभी कुछ नहीं है, खोलो इसको नॉर्मल फॉर्मूला के हिसाब से, तो a प्लस क्या m माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू 1 by n। और वहां से भी खोलो, क्या होगा बोलो a प्लस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू क्या 1 by m। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2, चलेगा। अब आपका टारगेट है, आपका काम है कि a और d का वैल्यू निकालना है यहाँ से। सो ट्रीट देम एज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो आप फट से मैं बोलूंगा कि भैया 2 -1 कर, ठीक है। तो क्या फीलिंग आएगा कि a और a तो सीधा ही कट गया, ठीक है। और d का भी अगर देखोगे तो सिंस फ्रंट में 2 को रखा है तो पहले ये वाला पार्ट आएगा, क्या हो जाएगा बताओ n माइनस 1d माइनस ये वाला, तो क्या हो जाएगा बताओ m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स में क्या आएगा बताओ, आई थिंक 1 by m और माइनस 1 by m, चलेगा। दोनों में से d कॉमन खींच, अंदर क्या बचेगा सोचो n माइनस 1, ये माइनस उस पर इंपैक्ट डालेगा तो माइनस m और प्लस 1, और वहां पे एलसीएम एलसीएम खेलो तो क्या होगा mn और यहाँ पर n माइनस m, चलेगा। यहाँ से मुझे लगता है कि -1 + 1 गॉन, फिर जो ओवरऑल बचा वो क्या है n माइनस m, और उसके भी न्यूमरेटर में आप क्या देख सकते हो n माइनस m। तो मुझे लगता है कि ये वाला और ये वाला भी पूरा का पूरा कैंसिल, नहीं आया समझ थोड़ा पूरा। अब यहाँ से d इज इक्वल्स टू क्या आएगा 1 by mn। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर, d आ गया आपके पास में, आपको तो a भी चाहिए था और d भी चाहिए था, फिर आप अपने आंसर पे पहुंच पाओगे। अब a निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, देखो कि इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन को यूज कर लो। मान लो कि मैं 1 को यूज करता हूं तो क्या होगा, देखो a प्लस m माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना आया आपका 1 by mn इज इक्वल्स टू इट वाज 1 by n। एक बार देख लो सही कह रहा हूं क्या, ठीक ही लग रहा है। अब यहां से क्या है देखो, दिस इंप्लाइज ये वैसे 1 से आया मेरे पास, तो a प्लस इसको अंदर लाओगे तो ये हो जाएगा m इंटू 1 by mn और माइनस 1 by mn इज इक्वल्स टू 1 by n। अब देखो कि पहले mm कटेगा, फिर ये टर्म क्या बन गया आपके 1 by n पॉजिटिव में, और उधर भी क्या है आपके पास में 1 by n पॉजिटिव। जब भी ऐसा सिचुएशन होता है कि इक्वल साइन के दोनों तरफ सेम वैल्यू विद सेम साइन, हम उसको क्या कर सकते हैं कैंसल ऑफ। ये अगर मान लो कि कंफ्यूजन तो एक स्टेप बढ़ा के लिख देता हूँ 1 by n माइनस 1 by mn इज इक्वल्स टू 1 upon n। ये वाला फिर से स्वाहा, इसको वहां भेज दो तो a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बताओ 1 by m।
तो इतना मेहनत और मशक्कत से पता हमको ये चला कि ए का वैल्यू भी 1/mn और डी का वैल्यू भी 1/mn, और प्रूफ मेरे को किसके लिए करना था वो देखो, देन शो दैट इट्स mnth टर्म। mnth टर्म का क्या मतलब है, Tmn, यही मीनिंग है इसका, और इसका आंसर मेरे को क्या प्रूफ करना है, 1, ठीक है ना। तो चलो कोशिश करते हैं। Tmn का आप पहले गेस करो कि एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए। Tmn इज इक्वल्स टू ए प्लस बोलो mn माइनस 1 इंटू डी। आपके पास a का वैल्यू कितना है 1/mn प्लस mn माइनस 1, डी का वैल्यू कितना है अगेन 1/mn, ठीक है। अब खोल दो तो 1/mn प्लस mn इंटू 1/mn और माइनस 1/mn, तो ये प्लस वाला ये माइनस वाले से गया और ये mn और ये mn गया, दिस इज इक्वल्स टू, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। इसके बाद में देखो ऐसा ही एक बेकार सा सिचुएशन है, और कि इफ ए बी सी आर सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू एंड आर टर्म्स ऑफ एन ए पी देन शो दैट दिस। इसमें ध्यान देना कि ए बी सी आपके समझ रहे हो कि पी एथ टर्म क्यू एथ टर्म और आर एथ टर्म का वैल्यू नहीं, वो बोल रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू एंड आर। मीनिंग लिख देता हूं यहां पर कि एस पी का आंसर होगा ए इसके हिसाब से, एस क्यू का आंसर होगा बी इसके हिसाब से, और एस आर का आंसर होगा सी इसके हिसाब से। पहले आप देखो कि उस लाइन का ये मीनिंग आपको समझ में आता है कि नहीं आता। इस बार मेरे को पी एथ टर्म क्यू एथ टर्म और आर एथ टर्म नहीं बोल रहा, क्या बोल रहा है इस बार मेरे को, सम ऑफ पी टर्म्स इज इक्वल्स टू ए, सम ऑफ क्यू टर्म्स इज इक्वल्स टू बी एंड सम ऑफ आर टर्म्स इज इक्वल्स टू सी। तो ऐसा कुछ होना चाहिए। अभी सिंस ऑलरेडी इन्होंने ए बी सी को इन्वॉल्व कर लिया है तो मैं स्मॉल डी जो है नहीं यूज कर पाऊंगा। फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस मेरा थोड़ा वैरायटी में चेंज करने के लिए बड़ा ए ले लेते हैं, तो फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू कैपिटल ए और कॉमन डिफरेंस इक्वल्स टू कैपिटल डी। सोचो अब सोचो कि इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है। एस एन का फॉर्मूला क्या था, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बड़ा फॉर्मूला अगर सोचें तो इसका क्या हो जाएगा बताओ, आई थिंक p/2 बोलते चलो, ट्वाइस a प्लस n के जगह पर तो p होगा ना, तो p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू क्या a। आया सोच। फिर यहां से क्या होगा सोचो इसी तरीके से q/2 बोलते चलो 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू b, और इसका बोलो r/2 और बोलो 2a प्लस r माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू c। आया समझ। अब मैं जब अपने LHS को देख रहा हूं तो मुझे इसमें a/p दिख रहा है, मुझे इसमें b/q दिख रहा है, और मुझे इसमें क्या दिख रहा है c/r दिख रहा है, और मुझे यहां पर जो वैल्यू मिला है वो a का मिला है, b का मिला है, c का मिला है। थोड़ा सा मेरा अगर ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी अच्छा है तो मैं क्या प्लान करूंगा ना कि ये जो p है ना इसको एक बार धक्का मार देता हूं, तो धक्का मारने से ये इसके नीचे आ जाएगा एंड इट विल बिकम व्हाट a/p, दैट आई कैन डायरेक्टली यूज हियर। सिमिलरली इसको धक्का मारने से इट विल बिकम b/q एंड दैट कैन बी यूज्ड हियर। सिमिलरली इसको धक्का मारने से इट विल बिकम c/r एंड दैट कैन बी यूज्ड हियर। आया बात समझ। तो एक स्टेप सिंप्लीफिकेशन का हम यहाँ पर थोड़ा सा और करेंगे, और करेंगे तो क्या होगा देखो, ये हो जाएगा मेरे ख्याल में हाफ इंटू 2a प्लस क्या p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू बताओ a/p। वेरी गुड। सेकेंड वाले में ट्राई करूं, हाफ इंटू क्या 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू क्या b/q, करेक्ट। और लास्ट वाला हाफ इंटू क्या 2a प्लस r माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू क्या c/r। आया समझ। अब ये वैल्यूज को हम अपने LHS में डाल देंगे। LHS क्या है सोचो, LHS है हमारा a/p इंटू क्यू माइनस r, और बोलो b/q इंटू r माइनस p, और बोलो c/r इंटू p माइनस q, ऐसा कुछ, ठीक है। अब इसके वैल्यू को इससे रिप्लेस करना है, इसके वैल्यू को इससे रिप्लेस करना है, और इसके वैल्यू को इससे रिप्लेस करना है। तो देखो सबसे पहले a/p का रिप्लेस करते हैं, इट विल बी हाफ ऑफ ट्वाइस a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इंटू क्यू माइनस r, चलेगा। इस वाले का जहां तक मेरे को याद है तो इट वाज हाफ ऑफ बोलो 2a प्लस इट वाज q माइनस 1 इंटू डी इंटू r माइनस p, जो बाहर पड़ा हुआ है इसके,
और लास्ट वाला जो फ्रैक्शन है आपका दैट वाज हाफ ऑफ 2a प्लस आई थिंक r माइनस 1 इंटू डी और होल्डिंग इंटू क्या बताऊं p माइनस q। देखो आया समझ के नहीं आया समझ, ठीक है। अब कैलकुलेशन को आप बहुत सारे तरीके से कर सकते हो। एक तरीका मैं भी सजेस्ट करता हूँ कि पहले तो आप क्या करो कि इधर से ये हाफ डालो और इधर से ये डालो, इधर से ये हाफ डालो, इधर से ये डालो, इधर से ये हाफ ले जाओ और इधर से इसको ले, तो सब पे डबल डबल इम्पैक्ट होगा। जब ये हाफ जाके इससे भिड़ेगा तो हाफ और 2 मेरे ख्याल में कट जाएगा और वो आगे जब इसमें चिपकेगा तो फाइनली आपको दिखेगा a इंटू क्या q माइनस r, ठीक है। हाफ चिपका और ये भी चिपका तो ये बेसिकली हो जाएगा क्या देखो मैं बोलता हूँ p माइनस 1 q माइनस r d बाई 2, ठीक है। इसका सोचो आई थिंक हाफ गया 2 कट गया और आगे चिपका तो a इंटू क्या बचेगा बताओ r माइनस पी, फिर ये हाफ अंदर गया तो क्या आएगा बताओ q माइनस 1 इंटू r माइनस पी इंटू डी अपॉन में कितना 2, लास्ट वाले में सोचो प्लस क्या 2 गया p माइनस क्यू आगे चिपकेगा तो a इंटू क्या रहेगा बताओ p माइनस क्यू और इधर से जाके मेरे ख्याल में प्लस r माइनस 1 इंटू पी माइनस क्यू इंटू डी होल्डिंग डिवाइडेड बाई 2 चलेगा। अब वापस से आप देखो कि लाइक टर्म्स कौन है, कौन एक दूसरे से मिलता जुलता है, तो आपको रियलाइज होगा कि अच्छा ए सब में से ए कॉमन आ सकता है। फिर ये वाले में और ये वाले में अगर देखते हो आप तो आपको हर एक में फील होगा कि डी बाई 2 कॉमन आ सकता है, सब में डी भी और सब में बाई 2 भी है, ठीक है ना। तो पहले आप ए वाले को थोड़ा सा सेटल डाउन करो, सब में से आप कॉमन ले लो ए, अंदर कौन क्या कंट्रीब्यूट करेगा सोचो, ये क्या देगा ये क्या देगा और वो क्या देगा, हो गया ए का सारा टर्म सेटल डाउन। फिर इन सारे में से इसमें से और उसमें से कॉमन क्या ले सकते हो, मुझे लगता है कि डी बाई 2। अंदर अब थोड़ा ध्यान से प्रोडक्ट कर करके लिखो पिछले बार के तरह, तो पी से मल्टीप्लाई करो क्या होगा सोचो पी क्यू माइनस पी आर और बोलो माइनस क्यू प्लस आर, ठीक है। इसका सोचो बोलो क्यू आर फिर माइनस पी क्यू और बोलो माइनस आर प्लस पी, इसका सोचो प्लस पी आर माइनस क्यू आर माइनस पी आई थिंक प्लस क्यू, ऐसा कुछ। अब सब कट जाएगा वापस, क्यू माइनस क्यू पी माइनस पी आर माइनस आर, ये भी पक्का कट ही रहा है, इतना दिखाता नहीं हूं, काट दो बस, ठीक है। तो ऑल टुगेदर आपको फिर से वही मिला, देखो a इंटू 0 प्लस डी बाई 2 इंटू 0 एंड ऑल टुगेदर यू गॉट अ बिग 0 विच इज इक्वल्स टू RHS, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन वैसे मैं बोल दूंगा, देखो कि ये आप समझो कि 11th के मैथमेटिक्स का सेम चैप्टर 11 में भी रिपीट होता है और वहां पर ये सारा क्वेश्चन बहुत ही कॉमन क्वेश्चन माना जाता है। लेकिन अगेन थोड़ा सा हाई फाई पेपर सेट करने का अगर मन हुआ तो चाहे स्कूल का पेपर हो चाहे बोर्ड का पेपर हो, इन सबको आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। चल रहे हैं आगे, फिर यहाँ से अगला क्वेश्चन देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पढ़ो एक बार अच्छे से, ठीक है। करते हैं, देखो यहाँ पे ये कह रहा है कि अ मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट्स प्रोड्यूस्ड 600 सेट्स इन थर्ड ईयर, इसका इंटरप्रिटेशन मैं ऐसा करूंगा कि T3 इज इक्वल टू 600, ये बोलना चाह रहा है। फिर ये कह रहा है कि एंड 700 सेट्स इन 7th ईयर, इसका इंटरप्रिटेशन या अंडरस्टैंडिंग T7 इज इक्वल्स टू 700। आगे ये कह रहा है कि assuming that the production increases uniformly by a fixed number every year, find the total production in first year, मतलब ये आपसे AP का पूछ रहा है A क्या हो। फिर द प्रोडक्शन इन 10th ईयर, मतलब ये आपसे पूछ रहा है कि T10 का आंसर क्या होगा इस सिचुएशन में। एंड ये थोड़ा सा स्टार रेटेड है कि द टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर्स, मतलब क्या T7 की S7, ये आपसे S7, बस ये इंटरप्रिटेशन चाहिए, बाकी यहाँ से तो सिंपल सा इक्वेशन आएगा। बोलो क्या हो जाएगा, A प्लस इक्वल्स टू 600, इक्वेशन नंबर 1, ये वाला का मीनिंग इज इक्वल्स टू 700, इक्वेशन नंबर 2। सॉल्व करने पे क्या हो जाएगा बताओ, 2 माइनस 1, बोलो ए गया 6d माइनस 2d आई थिंक 4d, और 700 माइनस 600 तो 100, d इज इक्वल्स टू कितना 25, ठीक है। और यहां से उठा के इसमें पटक दूं तो मेरे ख्याल में क्या दिस, मतलब दिस नहीं, इक्वेशन 1 implies
आई थिंक ए प्लस क्या 2 इंटू 25 इज इक्वल्स टू 600. दिस एम्प्लाइज ए प्लस 50 इज इक्वल्स टू 600 और दिस एम्प्लाइज ए इज इक्वल्स टू 550. ये आपका ए आ गया. और फर्स्ट पार्ट में ए ही पूछा था, सेकेंड पार्ट में आपसे पूछ रहा कि T10 बता दो. तो T10 क्या हो जाएगा सोचो. ए प्लस 9D सॉल्व करने में मेरे ख्याल में 550 प्लस 9 टाइम्स ऑफ 25. ठीक है, तो ये मेरे ख्याल में 175. क्या ये गलत बोल रहा हूँ? नहीं 225 शायद. 225 और 225 से इसमें ऐड करोगे तो 550 प्लस 225, तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल में 775. ठीक है, ठीक है ना कैलकुलेशन. फिर इसके अलावा टोटल प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट 7 ईयर्स, तो आपको चाहिए टेक्निकली थर्ड पार्ट के लिए क्या S7. उसमें भी आप अगर दिमाग वाले व्यक्ति हैं तो आप थोड़ा सा नोटिस करेंगे कि T7 पता है आप, मतलब लास्ट टर्म पता है आप, तो आप छोटा फॉर्मूला यूज करेंगे. 7/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. फर्स्ट टर्म मेरे ख्याल में कितना आया था 550, तो 550 और लास्ट टर्म कितना आया था आपको 700 दिया हुआ है, तो प्लस 700. सो दिस इज इक्वल्स टू 7/2 इंटू ये दोनों मिला के 1250 शायद. ठीक है, और काट के मेरे ख्याल में 625. और देखो तो ये प्रोडक्ट कितना आ रहा है 4200 और 25 7 बार तो 175. 4375 शायद, सही कह रहा हूँ. ठीक है, तो डन ये वाला भी. अगला देखो, अब ये एक इंपॉर्टेंट आइडिया है, इसको थोड़ा समझ के रखना है आप लोग. ठीक है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको बोलेगा कि अपने एपी के अंदर में ना रैंडम 3 टर्म का एपी बना लो या रैंडम 4 टर्म का एपी बना लो. तो जब कभी भी वो 3 टर्म का एपी बनाने के लिए आपसे क्वेश्चन में कह रहा है ना, तो उस टाइम पर आपके पास में 2 ऑप्शन है. एक मतलब नॉर्मल ऑप्शन है कि आप एपी को ना ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2D ले लो, कोई इशू नहीं है. लेकिन दूसरा आप एपी को ऐसे भी ले सकते हैं ए माइनस डी ए और ए प्लस डी. ठीक है ना, ऐसे लेने में फर्क क्या है कि कभी कभार क्या होता है ना कि ऐसे अगर आप एपी को चूज करते हो ना अपना, तो उस केस में कैलकुलेशन आपका कम बैठेगा. आया बात समझ. 3 नंबर का एपी जब कभी भी आपको चूज करना है या बिल्ड करना है खुद से, जनरल आपके दिमाग में थॉट यही वाला आएगा कि फर्स्ट टर्म ए मान लेते हैं, कॉमन डिफरेंस डी मान लेते हैं, तो 3 टर्म का एपी क्या हो जाएगा मेरा ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2D. अब लेकिन क्वेश्चन में सपोज करो कि आपको बोलता है कि उन तीनों टर्म का जो सम है वो 15 है, और आप अगर मान लो कि ऐसा एजम्पशन के साथ में इक्वेशन बनाते हो, तो आपको क्या मिलेगा सोचो. ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2D इक्वल्स टू 15. उसमें ए कितने बार आ रहा है 3 बार, डी कितने बार आ रहा है 3 बार, तो ओवरऑल यू विल गेट कि 3a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 15. 3 से काट लिया, a प्लस डी इज इक्वल्स टू 5, कुछ ऐसा घटिया सा आएगा. लेकिन किसी का चॉइस अगर ऐसा रहता है तो वो जब सम करेगा ना, तो क्या होगा देखो कि a माइनस डी प्लस ए प्लस डी, उसका डी कट जाएगा और सीधा ए का आंसर आ जाएगा. ठीक है, इसको रट के रखना है, कोई टेंशन वाला बात नहीं है. 3 नंबर का एपी जब भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको एपी ऐसे चूज करना चाहिए. ऐसे भी चूज कर सकते हो, आंसर इससे भी आएगा लेकिन कैलकुलेशन लंबा होगा, इससे कैलकुलेशन छोटा. 3 नंबर का मतलब जैसे अभी एक क्वेश्चन में दिखा देता हूं आपको, उसे समझ में आ जाएगा. द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज दिस एंड देयर प्रोडक्ट इज दिस, फाइंड द नंबर्स. इसमें हमको पता है कि 3 नंबर का ही एपी बनाने के लिए वो हमको बोल रहा है, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमको दे रहा है. ठीक है ना, तो उस टाइम पर मैं कह रहा हूं कि जनरली स्टूडेंट के दिमाग में ये आता है, इससे भी आंसर आ जाएगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इससे बस जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा लंबा खिंच जाएगा. ठीक है, और सिमिलरली अगर 4 नंबर का एपी बनाना है आपको, तो आपका चॉइस ऑफ नंबर जो है वो ऐसा होना चाहिए, ए माइनस 3D ए माइनस डी ए प्लस डी और ए प्लस 3D, ताकि कैंसिलेशन वगैरह जो है वो आराम से हो सके. ठीक है ना, इसको एज अ फैक्ट याद रखना. 4 नंबर में जनरल थॉट अगर लगाओगे तो आपका चॉइस होगा ए प्लस डी ए प्लस 2D ए प्लस 3D, विच इज अगेन आई विल नॉट से कि ये गलत है. ठीक है ना, लेकिन इससे आपका कैलकुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा. ऑन कॉन्ट्रेरी इसके जगह पर इफ यू रिमेंबर टू चूज दिस, तो आपका आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा. ठीक है, अभी इस आइडिया पे बेस्ड हम 2-3 क्वेश्चन करना चाहेंगे. जैसे पहला क्वेश्चन देखो, सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी. इस लाइन पे ही मेरे को फोकस करना है. जैसे बोल दिया ना इसने कि 3 नंबर्स इन एपी, मेरे दिमाग में चमकना चाहिए कि अच्छा ए माइनस डी ए और ए प्लस डी का बात चल रहा है, ये मेरे दिमाग में चमकना चाहिए. आप चाहो तो ए प्लस डी ए प्लस 2D भी ले सकते हो, लेकिन अगेन कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा. चलेगा यहाँ तक. तो इस टाइप के सिचुएशन में हम क्या बोलेंगे कि लेट द एपी बी क्या ए माइनस डी ए और ए प्लस डी.
अब क्वेश्चन जो जो बात बोल रहा है उससे रिलेटेड आप इक्वेशन डेवलप करो। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि तीनों का सम कितना होना चाहिए, -3। तो आप बोलोगे कि सर a माइनस डी प्लस ए प्लस डी सब मिला के कितना होगा, -3। ठीक है, फिर यहाँ पर एज यू कैन सी कि डी डी क्या हो जाएगा, कैंसिल। यू विल गेट 3a इज इक्वल्स टू -3, 3 भी कैंसिल्ड, यहाँ बचेगा -1, तो a इक्वल्स टू आप फट से मिल गया -1। लेकिन आप अगर वो सिंपल वाला चूज कर देना तो ये नहीं होता, तो फिर यहाँ पर बड़ा सा इक्वेशन मिलता है आपको। तो ये हो गया, मान लो कि a इक्वल्स टू -1, और फिर वो कह रहा है कि उन्हीं तीनों का प्रोडक्ट कितना है, 8। तो यू विल से कि अगेन इन तीनों का प्रोडक्ट यानी कि a माइनस डी इंटू ए प्लस डी इज इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, 8। सॉल्व करने पे ये चलो पहले खोल देता हूँ, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा बताओ, आई थिंक ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, और ए एक बाहर अलग से पड़ा हुआ आपके पास में ऐसा, ये तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का सिचुएशन है, राइट। फिर जब ए का वैल्यू उठा के इसमें पटक दोगे आप तो क्या होगा सोचो, आई थिंक यहाँ पर -1 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर और होल थिंग इंटू एक और यहाँ पर -1 इज इक्वल्स टू 8। इस -1 को उधर शिफ्ट कर दो और इस 1 को सॉल्व कर लो, तो -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 माइनस डी स्क्वायर, और ये माइनस उठा के उस पर चिपका दोगे तो क्या हो जाएगा, -8। अब -8 को इधर ले आओ तो आपको मिलेगा 1 + 8, और डी स्क्वायर को उधर ले जाओ तो आपको मिलेगा डी स्क्वायर। यहाँ से डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, सो डी इक्वल्स टू कितना आएगा, यहाँ केयरफुल रहना है, +-3 कहना। देखो यदि इसमें दिक्कत है तो मैं काम करता हूँ, टेंशन बिल्कुल मत लो आप देखो इसको ऐसे 1 माइनस डी स्क्वायर है तो, और ये -1 है, राइट है ना, -1 का स्क्वायर नहीं, ए का वैल्यू -1 था, ठीक है। अब इस -1 को आप अंदर कर लो, यदि वैसे शिफ्ट करने में दिक्कत हो रहा है तो अंदर करोगे तो 1 इंटू -1 कितना हो जाएगा, -1, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 8। अब ये -1 को वहां भेज दो, अगर सोचने में प्रॉब्लम आ रहा था तो। अभी भी डी स्क्वायर इक्वल्स टू 9 और डी इक्वल्स टू कितना आएगा बताओ, +-। यहाँ थोड़ा केयरफुल रहना है आपको कि ए का आंसर कितना है आपका -1 और डी का कितना आंसर है आपके पास में 2। तो आप जो एपी डेवलप करोगे उसमें 2 चॉइस होगा आपके पास, एंड इफ यू मिस एनी चॉइस तो आपका मार्क्स जो है वो इसके लिए कटेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो हम ऐसे मेंशन कर देंगे कि फॉर, पहले हम बात कर रहे हैं a इक्वल्स टू -1, डी इक्वल्स टू 3 के लिए, और फिर हम बात कर रहे हैं a इक्वल्स टू -1, डी इक्वल्स टू -3 के लिए। आपका जो एपी का चॉइस था, मतलब ऐसे जनरली तो a प्लस डी प्लस 2d होता है, लेकिन यहाँ हमने तो स्पेशल चॉइस लिया था, तो फर्दर आंसर भी हम स्पेशल चॉइस के हिसाब से ही देंगे। तो ए पी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे लिए, a माइनस डी, ए और a प्लस डी, वैल्यूज डालोगे तो a के जगह पर -1 और d के जगह पर 3, तो -1 -3, फिर a के जगह पर -1 और यहाँ पर -1 + 3 मेरे ख्याल में, सॉल्व करने पे -4 -1 और 2, ठीक है। और वहां से देखोगे तो वापस से AP का जो आपका किया हुआ चॉइस था उसके हिसाब से a माइनस डी, ए और a प्लस डी, फिर से वैल्यूज डालोगे तो a के जगह पर -1 माइनस ऑफ, इस बार ये -3 है तो -3 ऐसे, -1 और a के जगह पर -1, d के जगह पर -3 तो ऐसे। दिस इज इक्वल्स टू -1 + 3 मेरे ख्याल में 2, -1 और -4। और जनरली इस टाइप के सवालों में हमेशा ये ना एक दूसरे का रिवर्स से ही आता है, मतलब जो इसमें आया है ऑर्डर एकदम उल्टा करके उसमें सेम चीज आएगा, अगर अलग आ रहा है मतलब कैलकुलेशन में कहीं कुछ इशू हुआ है आपके साथ, चलेगा। तो ये था 3 नंबर वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 4 मार्क या 5 मार्क के लिए, मतलब आप अपने एग्जाम में बिल्कुल एक्सपेक्ट करेंगे 5 मार्क की कैटेगरी में ये क्वेश्चन पर्टिकुलरली आ सकता है, पूरा चांसेस, ठीक है। ये क्या बोल रहा है पढ़ के देखो एक बार, कि डिवाइड 56 in 4 parts in AP such that ratio of the product of extreme to the product of their means is 5:6, ठीक है। समझते हैं, पहले आप ये समझो कि 56 का 4 टुकड़ा करना है और चारों टुकड़ा किस में होना चाहिए, एपी में, मतलब आपको 4 नंबर का एक एपी बनाना है। आप जनरली चाहें तो उसको a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d लेके स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अगेन आपका कैलकुलेशन बहुत गंदा बैठेगा उसमें, ठीक है। तो आपको जो मैंने सिखाया आप वैसे चूज कीजिएगा। तो आप ऐसे बिगिन कीजिएगा इस क्वेश्चन को कि देखिए, लेट द एपी बी, क्या मानिएगा बोलिए, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। ये फैक्ट को आपको रट के रखना है कि 4 नंबर का एपी हो तो ऐसे ही चूज करना, ठीक है। फिर ये बोलता है कि चारों नंबर मिला के कितना होना चाहिए, टोटल वैल्यू 56। तो पहले हम ये कह सकते हैं कि ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन चारों का जो सम है a माइनस 3d प्लस
ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस 3d, ये सारा मिला के कितना होना चाहिए बताओ? 56। 3d से 3d गया, माइनस डी से प्लस डी गया, सॉरी 56। तो यहां से मिलेगा शायद से 4a इक्वल्स 56 और काटोगे तो क्या हो जाएगा 14 शायद। सो a इक्वल्स कितना मिल गया आपको 14। ठीक है, उसके बाद में क्या देखो, मैथ्स में एक लिटरेचर है, एक ऐसा समझो कि टर्मिनोलॉजी है जिसको हम समझेंगे। एक्सट्रीम का मतलब होता है कि 4 नंबर यदि लिए हो ना तो सबसे कोने में इधर और इधर जो उसको बोलते हैं एक्सट्रीम, और जो लोग बीच में आता है उसको हम लोग बोलते हैं मीन। 4 नंबर जब आप इस तरीके से ऑर्डर में बिठाते हो और बिठा के आप सोचते हो कि कौन एक्सट्रीम होगा कौन मीन होगा, तो एक्सट्रीम का मतलब है बिल्कुल कोने वाला, लेफ्ट कोने वाला और राइट कोने वाला, और मीन का मतलब है बीच वाला। तो बीच में कौन कौन आ रहा है, सेकंड वाला और थर्ड वाला। ठीक है, अब ये जो बात बोला हुआ ना कि रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मीन, इसका मतलब है दिस इनटू दिस डिवाइडेड बाय दिस इनटू दिस इज इक्वल्स टू आपको दिया हुआ 5:6। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और उसका रेशियो विद द प्रोडक्ट ऑफ देयर मीन, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम का मतलब हो जाएगा इन दोनों का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ मीन का मतलब हो जाएगा इन दोनों का प्रोडक्ट, और उसका रेशियो आपको कितना बोला हुआ है 5:6। ठीक है, तो अगले स्टेज में हम इस वाले आइडिया को एक्सप्लोर करेंगे। ऑलरेडी ये मेरे पास में आ चुका है, मेहनत करके मेरे पास में डी आ जाएगा, वंस आई गेट माई डी तो फिर वापस से फॉर्मेट में बिठा दूंगा, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो अगला स्टेप मेरा क्या होगा नाउ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आई विल से कि a माइनस 3d एक्सट्रीम का प्रोडक्ट इंटू a प्लस 3d डिवाइडेड बाय मीन का प्रोडक्ट, तो a माइनस डी इंटू a प्लस डी इज इक्वल्स मेरे को बोला हुआ 5/6। ठीक है, दिस एम्प्लाइज ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो a स्क्वायर माइनस आई थिंक 9d स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये वाला आई थिंक a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5/6। a का वैल्यू डाल दोगे तो वो कितना था आपके पास 14, पटक दो इसके अंदर में, ये हो जाएगा मेरे ख्याल में 14 का स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर अपॉन 14 का स्क्वायर माइनस ओनली d स्क्वायर इक्वल्स टू 5/6, ऐसा कुछ। 14 स्क्वायर का आंसर 196, बिठाओ इसमें तो 196, फर्दर बोलो माइनस 9d स्क्वायर अपॉन में अगेन 196 माइनस मेरे ख्याल में d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5/6। ये कैलकुलेशन एक बार करके बताओ तो 196 इंटू 6 कितना होगा, मेरे ख्याल में देखो 200 से करते तो 1200 हो जाता, 24 कम करना है 1176, हाँ 1200 से 24 कम, सही 1176 माइनस ये वाला 54d स्क्वायर और क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर ले चलो तो 200 इंटू 5 मेरे ख्याल में कितना 1000 होना चाहिए था, और 980 ठीक लग रहा है, तो ये हो जाएगा 980 और माइनस मेरे ख्याल में 5d स्क्वायर, सही कह रहा हूँ। 980 को यहाँ लिया इसको वहां ले चलो, तो 1176 माइनस 980 कितना हो जाएगा, पक्का 900 गया तो कितना 276, 80 में से 76 गया, थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, अच्छा नहीं ठीक है वैसे 196 ही, ठीक है 196 एंड इज इक्वल्स टू में ये वहां जाएगा तो शायद 49d ऐसा कुछ आएगा, ये d स्क्वायर, सही कह रहा हूँ 54 माइनस 5 चलेगा ना, फिर यहाँ से 49 को धक्का मार दो नीचे तो ठीक ही लग रहा है, d स्क्वायर इक्वल्स टू 196/49 और सॉल्व करने पे ये आ जाएगा मेरे ख्याल में कितना 14 डिवाइडेड बाय 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, सो d इक्वल्स टू टेक्निकली आपको मिलेगा प्लस माइनस 14/7 और काटने पे ये हो जाएगा 2, सो d इक्वल्स टू मेरे ख्याल में प्लस माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, अब आपके पास a अवेलेबल है, d अवेलेबल है, और d का सिंस 2 वैल्यू है तो 2 पार्ट में आपको काम करना पड़ेगा, तो वो ऐसा मेंशन कर देंगे कि फॉर a इक्वल्स टू 14 विथ d इक्वल्स टू 2, एक बार इस पे बात करेंगे, और एक बार फॉर a इक्वल्स टू 14 विथ d इक्वल्स टू -2 इस पे बात करेंगे। इसके लिए अगेन आप अपना स्ट्रक्चर रिकॉल कर लो क्या था, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d एंड a प्लस 3d, वैल्यूज पुट इन करोगे तो मेरे ख्याल में 14 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 2 कॉमा 14 माइनस 2 कॉमा 14 प्लस 2 कॉमा 14 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 2, सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो 14 माइनस कितना आ रहा है ये 6, तो मेरे ख्याल में 8, ये वाला मेरे ख्याल में 12, ये वाला 16 और ये वाला शायद 20।
ठीक है, इसमें भी फॉर्मेट तो सेम ही लिखोगे, a माइनस 3d, मतलब आएगा ऑपोजिट यहाँ सॉल्व करने के बाद, a प्लस डी और a प्लस 3d, लेकिन लिख के आपको दिखाना पड़ेगा 14 माइनस 3 इंटू माइनस 2 कॉमा 14 माइनस 2 कॉमा 14 प्लस माइनस 2 एंड कॉमा 14 प्लस 3 इंटू माइनस 2। सॉल्व करने पे उल्टा ही आएगा ऑब्वियसली, 20, 16, 12 और 8। ठीक है मेरे ख्याल में। अब ये 5 मार्क का क्वेश्चन है देखो, और हो सके तो आई विल से कि इसका ये कैलकुलेशन भी रट के ही जाना कि ये आता है, तो बहुत समय बचेगा आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे यहाँ से। अगला सवाल देखिए, फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 7। ठीक है ना, तो ये सब टाइप का क्वेश्चन भी बहुत पॉपुलर है। 3 डिजिट नंबर का सम चाहिए और जो सारा का सारा किससे डिविजिबल होना चाहिए, 7 से। तो आपको पहले अपने कॉमन सेंस से सोचना होगा कि पहला 3 डिजिट का आदमी कौन हो सकता है जो 7 से डिविजिबल होगा। कौन हो सकता है बताओ? 105 मेरे ख्याल में। अभी क्या है कि सिंस ये 7 से डिविजिबल होना चाहता है, ये लैंग्वेज ऐसा भी हो सकता था कि विच आर मल्टीपल ऑफ 7, दोनों का बात का मतलब एक ही है। तो 105 से आप बिगिन करो। अब डिविजिबल या मल्टीपल ऑफ 7 अगर आपको चाहिए तो आप साथ साथ जोड़ते जाओ, तो अगला टर्म क्या हो जाएगा आपका 112, अगला क्या हो जाएगा 119, और जा के अब रुकना कहाँ है वो सोचना पड़ेगा। सबसे बड़ा आदमी 3 डिजिट का कौन है, 999। इसको एक बार 7 से डिवाइड कर तो 1 मेरे ख्याल में 7, 29 तो मेरे ख्याल में 4, 28 तो मेरे ख्याल में 19, और फिर से शायद से 2 तो मेरे ख्याल में 14, रिमाइंडर बचा 5। अब अगर रिमाइंडर सपोज करो कि यहाँ पर 0 आता तो 999 ही वो आखिरी 3 डिजिट का नंबर होता जो 7 से क्या हो रहा था, डिविजिबल। लेकिन सिंस ऐसा कुछ घटिया सा रिमाइंडर आया है, नॉन जीरो रिमाइंडर आया है, दैट मीन्स 999 खुद तो 7 से डिविजिबल नहीं। रिमाइंडर कितना आ रहा है आपका 5, 5 को कर दो सब्ट्रैक्ट, कितना बचेगा बताओ 994। तो इससे आपको ये पता चला कि जिस कैटेगरी ऑफ नंबर्स का बात चल रहा था ना, वो कैटेगरी ऑफ नंबर्स तो है ये वाला। फिर अगला हम बोलेंगे कि क्लियरली क्या इट इज एन एपी, इसीलिए एपी का थॉट अप्लाई कर सकते हैं। और मुझे यहाँ पर क्या पूछा है वो आप सोच लो, टोटल नंबर ऑफ आदमी पूछा है कि कितना होगा, ये सम ऑफ ऑल द आदमी पूछा है, सम ऑफ ऑल द आदमी पूछा है। वैसे तो आई फील क्वाइट लकी कि मुझे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का वैल्यू पता है, लेकिन अगेन आई फील अ बिट अनलकी ऑल्सो क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म नहीं पता है। तो फॉर्मूला लगाना तो छोटा वाला है, लेकिन उसमें भी क्या चाहिए होगा आपको, n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो n तो चाहिए होगा ना। और n कौन होगा आपका, लास्ट आदमी का रोल नंबर। ठीक है, उसका रोल नंबर निकालने के लिए क्या कर सकते हो बोलो, हियर पहले कह देते हैं कि a इक्वल्स टू 105, d इज इक्वल्स टू 7 और tn इज इक्वल्स टू खुद ही कह देते हैं कितना 994। सॉल्व करने पे क्या होगा बताओ, a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 994। आगे बताओ, a के जगह पे 105 प्लस n-1 इंटू डी के जगह पे 7 इज इक्वल्स टू 994। आगे बढ़ोगे तो क्या आएगा बताओ, 105 को वहां ले चलो, तो दिस इम्प्लाइज n-1 इंटू 7 इज इक्वल्स टू कितना, दिस माइनस 100 तो 100 और शायद 889, क्या 889 ठीक लग रहा है। काटोगे तो क्या हो जाएगा 1, 7 गया 18 तो 2 और फिर 7, तो n इक्वल्स टू मेरे ख्याल में 128। ठीक है, n इक्वल्स टू 128। अब इसके आगे देखो n आ गया आपके पास में। अब यहां से आप कर सकते हैं कि s 128 इक्वल्स टू 128 अपॉन 2 होल थिंग इनटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो क्या होगा बताओ 105 प्लस 994। जोड़ देने पे ये कट के कितना हो जाएगा 64 इंटू 105 प्लस 994, तो मेरे ख्याल में 1099, क्या सही कह रहा हूँ 99 ऐसा। ठीक है, बाकी फिर बताओ आंसर कितना आ रहा है 7336, ऐसा कुछ आंसर आ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, फाइंड सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर्स व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 4 लीव 1 एज अ रिमाइंडर। अब देखो पिछला वाला क्या है कि आइडिया तो वही वाला है, लेकिन इसमें जो क्राइटेरिया बताया वो थोड़ा सा मतलब डिफरेंट है और अच्छा क्राइटेरिया। ठीक है ना, आपको इस बार ऐसा नंबर नहीं चाहिए जो 4 से डिवाइड हो जाए। कैसा नंबर चाहिए बताओ, जो रिमाइंडर 1 छोड़े 4 से डिवाइड करने के टाइम पर। और कौन सा कैटेगरी का चाहिए, तो 2 डिजिट का चाहिए। 2 डिजिट का सबसे पहला आदमी कौन है, 2 डिजिट का सबसे पहला आदमी कौन है 10। एक बार आप 10 को ही चेक कर लो, ठीक है ना।
इस बार मल्टीपल का बात नहीं है ना, तो थोड़ा मैनुअली अच्छे से काम करना होगा, ठीक है ना। 10 को चेक करो तो 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना देता है 2, तो वो तो मेरे काम का आदमी नहीं हुआ। 10 के बाद कौन आता है 11, वो रिमाइंडर देता है 3, वो भी मेरे काम का आदमी नहीं हुआ। उसके बाद कौन आता है 12, वो रिमाइंडर देता है 0, वो भी काम का आदमी नहीं हुआ। पहला काम का आदमी कौन हुआ 13। तो इसीलिए हमारा जो कलेक्शन ऑफ नंबर है वो कहाँ से बिगिन होगा 13 से। अगला, अब सिंस 4 से डिवाइडेड का सिचुएशन, तो 4 4 जोड़ते जाओ, क्या होगा बताओ 17, फिर 21 और डॉट डॉट डॉट। खूब समय है तो आप मैनुअली भी इसको कंप्लीट कर सकते हैं, बट एडवाइजेबल नहीं है, आप थोड़ा दिमाग लगाइएगा। फिर इसके बाद में क्या है कि सिंस हमको 2 डिजिट पे ही रुकना है, तो 2 डिजिट का सबसे बड़ा आदमी कौन है, इसको मारो 4 से, तो क्या होगा 2, 8, 1, 9, मेरे ख्याल में 4, 16 और शायद कितना 3। आया बात समझ। अब क्या है कि 99 को 4 से डिवाइड करने पे वो रिमाइंडर 3 छोड़ता है। आप पहले 3 माइनस कर दो तो क्या मिलेगा 96। 96 का प्रॉपर्टी कि वो 4 से डिवाइड होता है, लेकिन आपको डिवाइड होने वाला चाहिए कि 1 रिमाइंडर देने वाला चाहिए, 1 रिमाइंडर वाला चाहिए। तो 96 में 1 जोड़ दो, तो नेक्स्ट नंबर कौन आ जाएगा आपका 97। ये हो गया आपका लास्ट नंबर। फिर से वही ड्रामा कि इट इज एपी। फिर इस एपी का फर्स्ट टर्म कितना हो गया 13, कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 4, और हम बोल देंगे कि लेट tn इज इक्वल्स टू कितना 97। बाकी सॉल्व करो तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू कितना 97। फर्दर आगे बढ़ोगे तो a की जगह पर 13, सो 13 प्लस मेरे ख्याल में n माइनस 1 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 97। इसको वहां ले जाओगे तो क्या होगा n माइनस 1 इंटू 4 इज इक्वल्स टू, मुझे लगता है कि 84। सही कह रहा हूँ क्या, 4 से उड़ाओगे तो 21 और n इज इक्वल्स टू फिर 22। देखो ठीक है कि सही है। और ये आने के बाद में फिर से आपको चाहिए सम, तो क्या करोगे बताओ S22, बड़ा फॉर्मूला छोटा फॉर्मूला, छोटा 22/2 इंटू फर्स्ट टर्म अपना आया था 13 और लास्ट टर्म आया था 97। इस बार सुंदर लग रहा है 11 और इंटू 110, ठीक है क्या हो जाएगा 1 to 1 0, ठीक है मेरे ख्याल में। अगला क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी दिस आर नीडेड टू गिव सम एज -25, एक्सप्लेन द डबल आंसर। देखो डबल आंसर क्यों आता है वो मैं थोड़ा एक बार बताने का ट्राई करता हूँ, ठीक है। इसको हालांकि हम कोई एक्सप्लेन नहीं करते हैं, ठीक है ना। अब एक काम करो कि एक एपी बताओ जो डिक्रीजिंग होना चाहिए, या मैं ही बता देता हूँ। चलो एक काम करो 8 से स्टार्ट करो, 8 डिक्रीज करते जाओ 2 2 से, तो 6 4 और बोलो 2 0 और बोलो -2 और बोलो और बोलो और बोलो, और ये यूं ही चलता जाएगा। अब इस सिचुएशन में प्रैक्टिकली कुछ क्वेश्चंस मैं पूछ रहा हूँ, आप जवाब दीजिएगा, ठीक है ना। S1 का आंसर क्या होगा, ओके। S2 का आंसर क्या होगा, और सॉरी 14 और बोलो। S3 का आंसर 18। S4 का आंसर वेरी गुड। S5 का आंसर, S6 का आंसर क्या बोल रहे हैं, फिर S7 का आंसर, S8 का आंसर, क्या मजाक चल रहा है, टर्म तो आप बढ़ाते जा रहे हो ना। तो शुरू में आप देख रहे हो कि अच्छा यार 20 तक जा रहा है, अब 20 के अंदर पता नहीं इसको कौन सा मतलब ग्रहण लग गया, ये धीरे धीरे कम होने लग गया। तो वी कैन सी क्लियरली कि S4 का आंसर S5 का आंसर सेम। ऐसा क्यों, क्योंकि S5 जो है वो खुद 0 है समझे बात। पांचवा टर्म ऐड करने पे सम आगे बढ़ ही नहीं पाए, और उसके आगे का टर्म्स आप यहाँ क्लियरली देख सकते हो कि कैसा है, नेगेटिव है। तो जैसे जैसे आप और फर्दर टर्म ऐड करोगे वैल्यू आपका बढ़ेगा नहीं, वो धीरे धीरे क्या होने लग जाएगा, कम होने लग जाएगा। तो जब कभी भी ऐसा सिचुएशन आता है ना, तो सेम सम आपको दो अलग अलग नंबर ऑफ टर्म्स के लिए मिल सकता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि दोनों में तो सम टोटल तो 40 नहीं आया मेरा, एक बार नंबर ऑफ टर्म्स इन्वॉल्व कितना है 7 और एक बार कितना है 2। तो ऐसा इस टाइप के सिचुएशन में पॉसिबल है। आया बात समझ कि जब एक समय के बाद में, एक पॉइंट के बाद में आपका टर्म्स अगर नेगेटिव होने लग जाए, तो जब आप फर्दर और सम निकालने के लिए टर्म्स को ऐड करोगे ना, तो वो उस वैल्यू को बढ़ाएगा नहीं, धीरे धीरे क्या करने लगेगा, कम करने लगेगा। और सेम वैल्यू यू विल सी कि दो अलग अलग नंबर ऑफ टर्म्स पे हिट हो रहा हो। जैसे यहाँ पर 2 टर्म में भी 14 आ रहा है और 7 टर्म में भी कितना आ रहा है 14 आ रहा है। आया बात समझ। तो ये होता है डबल आंसर का रीजन। हालांकि कुछ एक्सप्लेन किया नहीं जाता क्वेश्चन में बस हम सॉल्व करके छोड़ देते हैं। हम बोलते हैं कि हेंस नंबर ऑफ टर्म्स कैन बी दिस और दैट, बात खत्म। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है देखो आप
कि पहले तो एपी देख लो ढंग से, ठीक है ना। अब बात करते हैं एपी क्या है आपका, या सीधा यही बताओ कि ए कितना होगा आपका -6, डी कितना होगा आपका -11/2, और मेरे ख्याल में -6 सॉल्व कर लेते हैं एक बार, तो क्या होगा -11/2 + 6, और सॉल्व करो तो -11 + 12/2, सॉल्व करने पे कितना आएगा हाफ, ठीक है। और ये दो सिचुएशन में होता है कि पॉजिटिव से स्टार्ट हुआ धीरे धीरे नेगेटिव होने लगे तो भी ऐसा होगा, और इसमें क्या हो रहा है कि नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा है लेकिन धीरे धीरे पॉजिटिव हो रहा है, तो इसमें भी वैसा होगा जैसा पिछले बार हो रहा था, चलेगा। बाकी सम कितना बनाना है आपको सबका 25, और नंबर ऑफ टर्म्स आपको नहीं पता तो आप एक बार ऐसे मान लो लेट Sn = 20 -25, ठीक है। हमको नहीं पता कितना टर्म को जोड़ के आएगा, इसीलिए एक बार ऐसा अज्यूम कर लेते हैं। अब इसको सॉल्व करो, लास्ट टर्म है आपके पास में कि नहीं है, मेरे ख्याल में नहीं है, ये भी तो ऐसे ही मतलब खुला बस यहाँ जाके डॉट 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 हो गया। सिंस लास्ट टर्म नहीं है आपके पास में तो बड़ा फॉर्मूला कि छोटा फॉर्मूला, बड़ा फॉर्मूला, तो बड़ा फॉर्मूला अगर लगाते हो तो क्या आएगा सोचो, Sn = it is -25, so it is n/2 इंटू बोलोगे ट्वाइस a + n-1 इंटू डी इज इक्वल्स टू कितना -20। अब इसको सॉल्व करना है, a और d पता है आपको, n नहीं पता, सो n इंटू एक तो पहले इसको वहां भेज दो, और 2a का मतलब 2 टाइम्स ऑफ -6 और प्लस n-1 इंटू डी का मतलब हाफ, दिस इज इक्वल्स टू -50। दिस एम्प्लाइज n इंटू इसको तोड़ो तो -12, हाफ को अंदर ले लो तो आई थिंक प्लस n/2 और -1/2, दिस इक्वल्स टू -50। पूरे में एलसीएम ले लो आराम से, तो n इंटू क्या होगा सोचो, नीचे 2 -24 प्लस n-1 इज इक्वल्स टू -50। इस 2 को भी वहां भेज दो और अंदर बचे हुए चीज को सिंप्लीफाई करो, तो n इंटू ऊपर क्या हो जाएगा सोचो, n-25, एक ही बात है, एक बार बाई 2 रख लेता हूँ, इक्वल्स टू कितना -50। 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करो और n को भी अंदर ले चलो, ठीक है, तो ये हो जाएगा शायद से n² - 25n इज इक्वल्स टू -100, सबको इधर ले आओ, तो n² - 25n प्लस 100 इज इक्वल्स टू 0। अब इंटू करने पे 100 चाहिए और ऐड करने पे आपको 25 चाहिए, तो मेरे ख्याल में 20 और 5 हो जाएगा, ठीक है। सो n-20 इंटू n-5 इज इक्वल्स टू 0, सो n इक्वल्स टू यहाँ से 20 और n इक्वल्स टू 5। और एक्सप्लेनेशन के नाम पे देखो, वैसे तो अगर लिखोगे तो बहुत बड़ा पैरा लिखना होगा आपको, तो हम वैसे नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे कि देयरफॉर, दो बात लिख देंगे कि देखो S20 का आंसर भी -25 आएगा और S5 का आंसर भी -25 है, बस इतना बोल के छोड़ दें, चलेगा। फिर इसके बाद में देखो सॉल्व फॉर x, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम्पलर का, और ये आइडिया कई बार एग्जाम में आ भी गया है, तो इसको अपन थोड़ा अच्छे से समझ लें और याद रखें, ठीक है। एक बार आप थोड़ा ध्यान से देखो कि इसमें जो नंबर्स इन्वॉल्व है ना, सोचना आप अच्छे से, मतलब क्या सम किया हो उसको इग्नोर करो, आप नंबर्स को देखो ध्यान से, तो यू विल सी कि 1, 4, 7, 10 डॉट 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 x लिया हो, ठीक है। यही नंबर्स को तो ऐड करके ऐसा कुछ दिया हुआ है हमको। इन नंबर्स को अगर आप ध्यान से देखोगे तो डू यू फील कि ये पक्का एपी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और इसमें x कौन से लोकेशन पे आ रहा है, लास्ट लोकेशन पे आ रहा है, हम कह सकते हैं कि इस एपी में x कहां पे आ रहा है, nth पोजीशन पे आ रहा है। इस एपी में x कहां पे आ रहा है, nth पोजीशन पे आ रहा है, कंसीडरिंग कि यहां पर सम ऑफ n टर्म्स किया हुआ, चलेगा ये चीज। अगर ये सम ऑफ n टर्म्स है तो ऑब्वियसली x का लोकेशन कौन सा हो गया, Tn वाला लोकेशन, ठीक है, चलेगा ना। अब इसको एक बार ऐसे ही छोड़ दो। अच्छा, यहां पर a का वैल्यू कितना होगा आपका 1 और d का वैल्यू कितना होगा बताओ 3। अब इसमें x को आप इग्नोर करो, आप तो सोचो कि ये n टर्म्स का सम लिखा हुआ है, तो उसके हिसाब से आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आई थिंक n/2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस n-1 सिंस नंबर ऑफ टर्म आपको नहीं पता इंटू 3 शुड बी इक्वल्स टू 590। उस x का यहाँ आपको यूज ही नहीं, ठीक है ना, n टर्म्स का सम लिखा होता है, ये फॉर्मूला होना चाहिए उसका। सॉल्व करो इसको, सो आई थिंक n/2 खोल दो पूरा, तो 2 प्लस आई थिंक 3n - 3 इज इक्वल्स टू 590। 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सो n इंटू यहाँ क्या होगा बताओ, आई थिंक 3n - 1 और क्रॉस मल्टीप्लाई करके 59 का डबल, सो b6 18 क्या शायद 1180, चलेगा। n को भी अंदर ले चलो तो क्या हो जाएगा बताओ, 3n² - n
इज इक्वल्स टू 1180, इधर ले आओ 3n स्क्वायर माइनस n माइनस 1180 इज इक्वल्स टू 0। अब इंटू करने पे मेरे को 3 इंटू 1180 चाहिए और सब्ट्रैक्ट करने पे मेरे को 1 चाहिए, तो थोड़ा ठीक करते हैं इसको। आई थिंक 30 इंटू 118 ले सकते हैं, 2 ले लेते हो तो कितना हो जाएगा ये 60 और ये हो जाएगा शायद से 59, मिल गया शायद। तो ये हो जाएगा 3n स्क्वायर माइनस 60n प्लस 59n माइनस 1180 इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज 3n कॉमन, n माइनस 20 शायद, इसमें से पक्का 59 कॉमन और आपको मिल जाएगा n माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से सॉल्व करने पे n माइनस 20 कॉमन, मेरे ख्याल में 3n प्लस 59 इज इक्वल्स टू 0। फर्दर सॉल्व करने पे n इक्वल्स टू ये तो 20 आ रहा होगा और ये फिर माइनस 59/3 आ रहा होगा। ये नॉट पॉसिबल क्योंकि n का अपना एक स्टैंडर्ड है, ठीक है, वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर के फॉर्मेट में ही आता है, ये नेचुरल नंबर आता है, तो नेगेटिव या फ्रैक्शन एक्शन तो नहीं ले सकते। तो अल्टीमेटली n का आंसर कितना है 20। इससे मेरे को क्या पता चला कि इस एपी में 20 टर्म को ऐड करके ये आया होगा, जिसमें x कौन सा लोकेशन पे है, लास्ट लोकेशन पे। तभी x का आंसर निकालने के लिए मैं क्या निकाल सकता हूँ 20th टर्म, ठीक है। सो इसके फर्दर अभी जब x का आंसर चाहिए मेरे को, तो आई विल डू दिस कि नाउ आई विल से कि लुक x इक्वल्स टू होना चाहिए t20, दैट इज इक्वल्स टू a प्लस 19d। ये कितना है आपका 1, 19 टाइम्स ऑफ इट वाज 3, तो आई थिंक 57 प्लस 1 58 आ जाएगा। देखो क्लियर चलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ कितना है ये मैं देख लेता हूँ। अच्छा ठीक है, देखो तब आज एक बार रहने देते हैं, 3 क्वेश्चन और बच गया, उसको कल सवेरे देखते हैं, ठीक है। चलो।